कश्मीर जन्नतुल बेनज़ीर। कुदरत इस सरजमी पर हमेशा मेहरबान रही है। हर जर्रा यहाँ की खूबसूरती को बयान करता है। लहलहाते खेत, फूलों से भरी सरजमी और चिनार के हसीन नजारे। इस खूबसूरती को कश्मीर के कारीगरों ने, बुनकरों ने भी अपने फन में बड़ी खूबसूरती से पिरोया। नमस्कार, आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ समीना। इस बार खास रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं दस्तकारी के एक बेहद खूबसूरत नमूने को। तारीख में इसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन बहुत से फनकार, बहुत से दस्तकार ऐसे हैं जिसको बचाने की जद्दोजहद में बहुत कम मेहनताने के बावजूद लगे हुए हैं। मैं 14 साल पहले करता था ये काम, फिर मैंने छोड़ दिया। उस टाइम मुझे 20 रुपये मिलता था। हमने कर लिया 20-25 साल से पहले, मगर गुजारा कुछ नहीं आगे बढ़ता है। हम गरीब से गरीब हो रहे हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं वो अमीर से अमीर हो रहे हैं। जो नई जनरेशन है इसको बिल्कुल इस काम के लिए तैयार नहीं है। ट्रेडिशनल लूम पर हम 2-4 घंटे काम कर सकते हैं। पुराने लूम पे हम 60 रुपए और 70 रुपए कमाते थे, जिससे गुजारा नहीं होता था। 60-70 रुपया उस काम के दिन हमारे पास मिलता है। इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि बाजार में हर चीज़ का महंगाई हो गया है। 1000 में हमें गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। आज के ज़माने में कुछ नहीं आता है 1000 को। ये हमारा रिस्की काम है, इसमें हमारी चस्ट इन्वॉल्व होती है। हमारी उम्र आम लोगों से 20 साल कम हो जाती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और आगे बढ़े, ताकि ये सनत जो है हम ये बचा सकें। आइए नजर डालते हैं कश्मीर कालीन के इतिहास, उसके उरूज और जवाल पर, और फिर कैसे यहाँ के कुछ नौजवानों की मेहनत और काविशों से दम घुटते इस फन को सांस मिली। इसका इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। कश्मीर के फनकारों की शानदार तस्वीर पेश करता है यहाँ का कालीन। तवारीख पर गौर करें तो 8वीं सदी से कश्मीर में कालीन की कारीगरी का सिलसिला देखने को मिलता है। 1420 से 1470 के दौरान यहाँ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत थी। बताया जाता है कि उन्होंने कालीन बनाने के काम को इज्जत बख्शी। ईरान और मध्य एशिया से बेहतरीन बुनकरों को यहाँ लाया गया और बाकायदा उन्हें प्रशिक्षित किया गया। इस फन की बारीकियों से आशना करवाया गया। मगर वो सुनहरा दौर गुजरे जमाने की बात है। ये उद्योग आज बेहतर मकाम पाने की जद्दोजहद में है। भारतीय बाजारों में चीन और बेल्जियम की कालीनें छा गई हैं। नतीजतन कश्मीर का कालीन उद्योग संकट में है। बाहरी कालीनों में सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जबकि कश्मीरी कालीन अमूमन ऊन, रेशम और एक खास किस्म के धागे से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में कड़ी मेहनत और लंबा वक्त लगता है, इसीलिए कश्मीरी कालीनें महंगी होती हैं। जब मुगल्स यहाँ आ गए, मुगल दौर अकबर बादशाह के शुरुआत हो गई, मुगलों का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने इसको और ज़्यादा फ़रोग दिया और आगे चलकर जब अफगान लोग आ गए तो, लेकिन उस वक्त चूँकि सियासी हालात कुछ ठीक नहीं रहे कश्मीर के, तो अफगानों के दौर हुकूमत में इस सनत को थोड़ा धक्का लग गया। उसके बाद डोगरा लोग आ गए, तो उनके ज़माने में अब चूँकि उनका बिल्कुल बराह रास्त ब्रिटिश के साथ, अंग्रेज़ों के साथ वास्ता रहा, तो उन्होंने इसको फ़रोग दिया। तो ये बढ़ गया, एक बड़ी ज़बरदस्त सनत बन गई। और उसके साथ साथ सिल्क भी, एक सिल्क फैक्ट्री, यहाँ सिल्क फैक्ट्री भी, उसकी भी शुरुआत हो गई। लेकिन कालीन का ज़्यादा ज़बरदस्त रहा यहाँ की इक़्तिसादी ज़िंदगी को, उसको संवारने में इसका ज़्यादा दखल रहा। रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, बाजार से रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके बाद उसको डाई करना है, डाई के बाद पलाई करना है, पलाई के बाद इस जो बनाने वाला होता है उसको डिज़ाइन लाता है, डिज़ाइन से पेपर मिलता है जिसपे कालीन बनता है। इसी तालीम से बनता है। साइज़ क्या बनाना है वो यार्न से बनते हैं, फिर ये लूम पे चढ़ाते हैं,
इसमें बहुत हुनर होते हैं। पहले उसको कहते हैं ये नहीं बनाना, ये येरन कहते हैं कश्मीरी में उसको। फिर होता है स्रंड बनाना, जितना बड़ा साइज़ बनाना है उतना बड़ा बनाना है, वो उसी वक्त बनते हैं। फिर लोम पे चढ़ाते हैं। लोम के बाद जो है दाजी देते हैं। इससे गब जो बनता है, इसको यहाँ पे वो जलग लगा हुआ है गब, ये इसी से बनते हैं दाजी से। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये शेड़े आते हैं। ये पेपर बताते हैं कहाँ शेड़ी कहाँ लगाना है, कैसे फूल कैसे बनेगा, कैसे डिज़ाइन बनेगा, ये पेपर से सब कुछ बनता है। जितना फास्ट वीवर होता है, वीविंग ऑफ द स्पीड, उतना जल्दी में कालीन बनेगा। कालीन तैयार हो जाने के बाद सबसे पहले फर्श पर उसे बिछाकर रसोई गैस के हल्के टॉप से फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद एक समान सतह पर रखकर कैंची से काटा जाता है, फिर हल्का सा घिसा जाता है ताकि अंदर की धूल निकल जाए। इससे कालीन में चमक आती है। फिर केमिकल के जरिए इसे धोकर फिर सुखाया जाता है ताकि कालीन में चमक और निखार आए। जब इतनी मशक्कत होगी तो चीज महंगी होगी ही, और यही पहलू कश्मीर के कालीन उद्योग पर भारी पड़ रहा है। बहुत से दुकानदार अब कश्मीरी कालीन की जगह चीन और बेल्जियम से आई कालीनें बेच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि देश में तकरीबन 1,50,00,000 लोग कालीन व्यवसाय से जुड़े हैं। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बुनकरों के कल्याण के लिए फंड का इंतजाम करता है, लेकिन सरकार ने अब तक देश में बुनकरों के लिए किसी कोष का प्रावधान नहीं किया है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ना इंश्योरेंस न है ना कुछ है। अगर मुझे कुछ हो जाए, हमारे लड़कों को कुछ हो जाए तो बाद में हमारे बाल बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। महंगाई के दौर में हमारा घर परिवार इससे नहीं चलता है। अब तो हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आइंदा कोई दूसरी जनरेशन ये करने के लिए तैयार नहीं। अगर गवर्नमेंट फॉरवर्ड आए, अभी भी टाइम नहीं निकल गया है, अभी भी दिन है इसको गेन अपलिफ्ट करने के लिए आए, सामने सोर्स पे जाए, कारीगरों के पास जाए, एक काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर दीज पीपल, जिससे इनका रोजी रोटी चले, इनका घर चले। हो सकता है they will come back। इसमें ज़रूरी है कि उनको कुछ ऐसे इंसेंटिव मिले ताकि वो इस ट्रेड से जुड़े रहें। उसमें हमको गवर्नमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमने ऑफ लेट मतलब लगभग 1 साल से पहले जो भी उनकी वेजेस थी, अपने स्तर से हमने उसको डबल भी किया, बट स्टिल जो उनका पर डे, अगर वो फुल डे भी काम करेंगे, उनका पर डे वेजेस एक्सीड नहीं होता है 300 रुपये से ज़्यादा। तो उनके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन बन गया है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में कालीन उद्योग से जुड़े लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बुनकरों का भविष्य खतरे में है। वहीं घाटी में कई हजार कालीन बुनाई लूम्स है और इसके अलावा तकरीबन 25,000 लोग आज भी कालीन उद्योग से जुड़े हुए हैं। वहीं देश में कश्मीरी कालीन के 300 से 400 शोरूम हैं, लेकिन दिन ब दिन इनकी संख्या भी घटती जा रही है और इनके अवसर भी कम होते जा रहे हैं। ये लोग, उनको सही लेबर नहीं मिलती है जिससे वो अपना घर चलाएं, अपने बच्चों को तालीम दें। जो आज का स्तर और उस वक्त का स्टैंडर्ड था उसमें बहुत फ़र्क आया हुआ है। अभी जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे बुनकर है वो इस ट्रेड से जुड़े रहे। अब उनके लिए जो इंसेंटिव्स होने चाहिए एज एक्सपोर्टर्स हम फुलफिल उनको नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि उनको कुछ ऐसे इंसेंटिव मिले ताकि वो इस ट्रेड से जुड़े रहें। वहीं कालीन उद्योग से जुड़े बुनकरों की हालत काफ़ी ख़राब है। साथ ही अगर इनकी मेहनताने की बात की जाए तो वहाँ भी विषमताएं देखने को मिलती हैं। देखा जाए तो इनको जो मेहनताना मिल रहा है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। कैसे अपना परिवार चलाएं, कैसे उनको एक अच्छी शिक्षा दे सकें अपने बच्चों को और अपनी रोजी रोटी के हवाले से अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सकें, हालात बहुत ही गंभीर हैं। जब हम देखते हैं लाखों का कालीन बेचता है उधर, हम लोगों को जब हम हिसाब करते हैं वही 2500-2400 रुपये हमको एक मिलता है। इससे हमारा हालात और ख़राब होता जाता है, क्योंकि 2-2, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे हैं।
जो हम काम करते हैं तो फ़ायदा वही बड़े लोग खाते हैं। हम गरीबों को 6 महीना लगता है बनाने में, उसके बावजूद हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। हम गरीब से गरीब हो रहे हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं वो अमीर से अमीर हो रहे हैं। जब वो कालीन बेचते हैं वही कालीन बाजार में उसको 2.5 लाख मिलता है, मजदूर को मिलता है 2500। 80 रुपया 90 रुपया कमाते हैं, 9 घंटे पर देते हैं दिन भर। जब कालीन काम करते हैं उसमें क्या 80 रुपये दिन में कमाते हैं, उसमें आते हैं 26 दिन मानो कि तकरीबन 2400 रुपये कमाते हैं। हमारा जो ये तनख्वाह जो मिलता है इस दस्तकारी का, उस पर हमें गुजारा नहीं हो रहा है। घर में माँ बाप बूढ़ा है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया है बीबी का, उसका किडनी फेलियर हो गया। इसकी पैसों की वजह से उसको दवा नहीं कर पाया मैं, वो मर गया है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास। गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जो इसका तनख्वाह है इसको बढ़ा दीजिए। इन मसलों का सीधा नाता कालीन उद्योग की बदहाली से है। इस दायरे में बिचौलियों की घुसपैठ ने भी मुश्किलें खड़ी की हैं। ये 300, 250, पौने 300 देते हैं 1 फीट का। अगर डायरेक्ट होगा उसमें 700, 750, 800, 1000 भी होगा। इसलिए जब पैसे लेते हैं तो उसमें खसारा होता है। मुझे लग रहा है कि जब इस एक्सपोर्टर और आर्टिजन को एक बार जोड़ दिया जाए तभी ये लोग कुछ कमा सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्टर को यहाँ पे लाएंगे, वो अपना एक प्रोडक्शन सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा, तो कम से कम ये लोग 600 रुपये 700 रुपये फीट का कमा सकते हैं। जब ये ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे तो इनके घर में सुधार हो जाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो घर में इनकी बीमारियाँ होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं ये उनसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ बुनकरों को आज मॉडर्न लूम मिल गए हैं, लेकिन जब हमारी टीम कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में गई तो वहां हमें दूसरी ही सूरत देखने को मिली। दूरदराज के इलाकों में काफी सारे बुनकर आज भी लकड़ी के करघों पर काम कर रहे हैं। घंटों इन पर एक ही मुद्रा में बैठना कई बीमारियों को दावत देता है। इन बुनकरों की हालत ज्यादा दयनीय है। ये लोग मॉडर्न लूम के इंतजार में हैं, जबकि उन करघों को कई ऐसे लोगों ने हथिया लिया जो उन्हें पाने के हकदार नहीं थे। हमने ये काम बहुत सालों से सीखा है और भी करना चाहते हैं। इसी काम के बारे में हमने उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ये काम आगे ले जाने के लिए एक सेंटर चाहिए। उन्होंने हमसे वादा भी किया है देने के लिए। उस वादे को भी करे हुए लगभग 1 साल हो गया। उन्होंने ये वादा अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब हमारी ये गुजारिश जल्दी पूरा करें, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो अपनी नई जनरेशन को कोई अच्छा फायदा दे। मेरे पास लूम नहीं है, मैं काम करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पैरों पर रोटी कमा सकती हूँ, इसलिए मेरे पास लूम नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें लूम दीजिए, हम अपने पैर पे खड़ा हो जाए और अपने काम कर सकते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, उनको लोन देते हैं जिनको पता ही नहीं इसको क्या करना चाहिए। ऐसे घर में लटके हुए रहते हैं तो पता नहीं। लोन उनको जो जानते हैं काम, उन बेचारों को लोन नहीं मिल जाता। मैं काम करती हूँ, मुझे लोन मिलना चाहिए और मैं काम कर सकती हूँ। कालीन उद्योग और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों ने कई योजनाएं लागू की हैं। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर शहतूत के पेड़ लगाए हैं, जिससे रेशम का निर्माण होता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये योजनाएं कितनी कारगर रहीं। इस मौके पर हमारी बातचीत कश्मीर के इस उद्योग से जुड़े काफी अहम शख्सियतों से रही। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी वहाँ से तैयार होते हैं उतने ही सप्लाई हो रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है।
मसलन यहाँ अगर वहाँ महीने में हमको 100 या 150 तैयार होता है, वही 100 या 150 सप्लाई होता है। उसमें डिपार्टमेंट की ये गलती है, उनको मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना चाहिए, देयर इज़ दैट। लेकिन प्रॉब्लम यही है, इसमें चीफ मिनिस्टर भी यही क्या कहेगा, जितना कुछ तैयार हो रहा है दे आर रिप्लेसिंग, लेकिन एट ए टाइम, मतलब अगर आपके पास 1 लाख ये हैं, क्या नाम है, बुनकर हैं, 1 लाख चाहता है, जब उन्होंने नया ये देखा, दे वांट चेंज, तो इट कांट बी डन इन वन गो, इट विल गो इन अ फेज्ड मैनर। सो जो ये चल रहा है, ये फेज्ड मैनर में चल रहा है। भारत में कश्मीरी कालीन की अपनी खास पहचान है, जबकि भारत कालीन का एक बड़ा निर्यातक है। पूरी दुनिया में 36% कालीनों का भारत से निर्यात होता है। इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया है, जिसे बाजार में संभावनाओं को तलाश करने से लेकर वित्तीय सहायता प्रदान करने तक की जिम्मेदारी दी गई है। इस काउंसिल के अनुसार केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने 2011 में कालीन निर्यातकों को देश और विदेशों में प्रदर्शनी, मेला और बैठकें आयोजित करने के लिए मदद की। साथ ही ये संस्था बुनकरों के कल्याण के लिए भी काम करती है। कालीन निर्माताओं की सहायता को लेकर जो प्रयास किए गए, उनमें खास है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना के तहत 220 लाख रुपए की मदद, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 93.78 लाख रुपए की मदद। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2011 में जो मदद दी गई, उसमें आर्थिक अनुदान के तहत 115.80 लाख रुपए की मदद दी गई। बेशक कालीन निर्माण और इससे जुड़े लोग हमारी विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन घटता निर्यात और देश में कम होती इसकी मांग चिंता का सबब है। देश में अगर 2008 से 2012 तक कालीन निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति बहुत बेहतर तो नजर नहीं आती है। चिंताएं वहां भी हैं। देश में 2008 से 2012 तक कालीन निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाते हैं 2008-9 में इसका निर्यात 2708.73 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2009 और 10 में ये 2505.33 करोड़ रुपए रहा। 2010-2011 में 2992.70 करोड़ रुपए रहा। वहीं 2011 और 12 में अप्रैल से नवंबर तक 2196.62 करोड़ रुपए निर्यात हुआ। एक अच्छा खासा तबका, खास तौर से अगर हम औरतों की बात करें तो एक रोजगार का बेहतरीन जरिया है कालीन बुनाई। ले रहे हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए कश्मीर से हमारी ये खास पेशकश। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में जो कालीन उद्योग है उसकी हालत क्या है, साथ ही इसमें जो बुनकर, जो दस्तकार शामिल हैं, उनकी हालत कितनी खराब है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी पर हमारी खास पेशकश। कश्मीर में कालीन उद्योग से जुड़े बेशुमार दस्तकार आज की तारीख में इस पेशे को अपनी संस्कृति, रिवायतमान, इसके फरोग में लगे हुए हैं। राज्यसभा टीवी की टीम का ये दौरा कश्मीर के गांवों से होता हुआ अब आ पहुंचा है डल झील के नजदीक, क्योंकि डल झील में रहने वाली एक बड़ी आबादी इस काम में लगी हुई है और कई नौजवान लड़के लड़कियां भी इस काम को सीख रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में भी ये फन जिंदा रहे। कश्मीर के कालीन के सबसे बड़े खरीदार विदेशों में हैं। देश में बेहद धनी लोग और बड़े होटल ही इन्हें खरीद पाते हैं। फिर रेशम के कालीन के क्षेत्र में भी कंपटीशन बढ़ गया है, मगर कृत्रिम रेशम से तैयार कालीन प्राकृतिक रेशम से तैयार भारतीय कालीन से एकदम अलग होती हैं।
रेशम का कालीन बहुत नफीस और महंगा होता है। अंडे से कीड़े निकलने और कोकून तैयार होने में एक काफी लंबा अरसा और मेहनत शामिल है। ये जो हमारे रेशम के कीड़े हैं, ये पहले अंडे होते हैं, तो फिर ये अंडे हम ये कागज़ की लेइंग पे होता था, तो फिर हम उसको डालते हैं इंक्यूबेशन में, और 7 दिन के बाद उसको हेट होता है, यानी अंडे से कीड़ा बाहर आते हैं, और उसके बाद हम उसको एक कमरे में डालते थे। तो उसके बाद उसको हम पत्ते लगाते हैं, तो दिन में 2 खुराक, रात में 2 खुराक, और ये 18 दिन में तैयार होता है, जैसी पोल्ट्री है। और 18 दिन के बाद तो उसको हम ये कोकून बनाते हैं। कोकून के बाद हम उसको ट्रे से निकालते हैं, तो धूप पे रखते हैं, तो ये कपड़े रेशम तैयार होने में लगते हैं। कालीन उद्योग से जुड़े कारीगरों और मालिकों का मानना है कि सरकार से मिलने वाली वित्तीय मदद काफी नहीं है। इसके अलावा कालीन बनाने के लिए मॉडर्न तकनीक की कमी, बाजार में डुप्लीकेट कश्मीरी कारपेट की मौजूदगी और कारीगरों को नई तकनीक सिखाने की ट्रेनिंग का अभाव भी इस उद्योग को पीछे ले जाने वाले कारणों में से अहम है। पहले लाख लोग काम करते थे, अब सिर्फ 10 से 1000 लोग बचे हुए हैं। 10 भी कम हो गया, छोड़ दिया लोगों ने काम करना। तो अब वो लोगों ने जिन्होंने छोड़ दिया वो क्या काम करते होंगे? कालीन बनाना छोड़ दिया। कालीन उद्योग को वापस उसके रंग रूप में लाने की गरज से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित 100 से अधिक कालीन प्रशिक्षण केंद्रों में अतिरिक्त ट्रायल रन किए गए। इसके बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय में हस्तशिल्प के प्रभारी विकास आयुक्त के कार्यालय ने मेगा कारपेट क्लस्टर परियोजना के तहत 8000 करघे शुरू करने के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स डे 1 से बोल रहा है कि जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स है डिफरेंट गांव में ये बनाए जाएं, अंडर दिस के कारपेट क्लस्टर सेंटर बनाए जाएं। हर गांव में जो भी हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे कालीनों के और कारपेट प्रोडक्शन अच्छी है, वहाँ पे क्लस्टर्स बनाए जाएं, और इन क्लस्टर्स में डिफरेंट जोन्स में आप लड़कियों का एक इंडिपेंडेंट एक जोन बना सकते हैं कि जिसमें आके ये फ्रीली काम कर सकें। IICT यानी भारतीय कालीन उद्योग संस्थान श्रीनगर ISO प्रमाणित स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय और जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग और वाणिज्य विभाग के जरिए की गई। मकसद है कालीन उद्योग को सहारा देना, और विस्तृत अनुसंधान के बाद संस्थान ने आधुनिक कालीन करघा भी तैयार किया। 5 साल की मेहनत और रिसर्च करने के बाद, आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड ऑल दैट, हमने एक मॉडर्न कारपेट लूम बनाया है। वो भी मॉडर्न कारपेट लूम विद असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ दैट मॉडर्न कारपेट लूम इज अप्रॉक्सीमेटली 60,000, विच इज बीइंग जस्ट गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू दिस आर्टिजन्स, जस्ट अपग्रेड देयर सोशल स्टेटस एज वेल। आज तक हमने 2000 लूम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं आर्टिजन्स में। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 80% कंट्रीब्यूशन है और स्टेट गवर्नमेंट का 20% कंट्रीब्यूशन है। IICT ने एक आधुनिक तकनीक का इजाद किया है जिसे डिजाइन सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है। इसमें कालीन डिजाइन को तालीम स्क्रिप्ट में बदल दिया जाता है। यहाँ तैयार और विकसित किए गए डिजाइन हमेशा के लिए संरक्षित रहते हैं। इस प्रयोग ने डिजाइन के काम को काफी आसान कर दिया है। इसमें जिस तरह के डिजाइन शामिल हैं, उस मूल्य के बड़े आकार का डिजाइन बनाने में पहले कई महीने लग जाते थे। इस तकनीक की सहायता से कालीन को तैयार करने से पहले कंप्यूटर के मॉनिटर पर पूरे डिजाइन को देखा जा सकता है। इस काम में युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर दिलचस्पी ले रही है। IICT के दौरे के दौरान हमने देखा कि किस तरह इस संस्थान ने नई पीढ़ी का इरादा और हौसले को बढ़ाया है। जो सिर्फ लकड़ी का बना होता था, तो IICT ने इंट्रोड्यूस किया मेटल का मॉडर्न लूम।
हमें कुछ नहीं आता था, तालीम भी हमने थोड़ी बहुत सीखी है। अगर हमको एक साल देंगे तो हम बहुत ट्रेन हो जाएंगे। कालीन कौम के साथ इसलिए जुड़ी है ताकि हमारा जो ये हेरिटेज है ये ख़त्म ना हो। अगर ये उससे इन टच नहीं रहेंगे तो ये ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा जब न्यू जनरेशन नहीं करना चाहेगी। मैंने इसलिए इसको चुना क्योंकि ये मेरा जो है एक्चुअली बिजनेस था, क्योंकि मैं इसी काम से जुड़ा हूँ, इसीलिए मैंने इसको मतलब चुना, क्योंकि मैं इसके डीप जाना चाहता हूँ कि बाद में क्या बिजनेस में इसमें करना चाहता हूँ। ये हमारी ज़िंदगी, हम इसको आगे और लेके जाना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर के कारपेट इंडस्ट्री से लंबे समय से जुड़े, उसके उरूज और जवाल के साक्षी रहे बहुत से लोगों के हिसाब से इस इंडस्ट्री को जरूरत एक सही दिशा की है। इस कारपेट को, इस आर्ट को अपलिफ्ट करना, अगर रिवाइव करना हमने ये है तो आपने एक स्लोगन देना है टू द नेटिव्स ऑफ इंडिया that whenever you travel to Kashmir, help a cause by buying a Kashmir carpet, जिससे इन लोगों का हौसला बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, and this art will come back to its position. कश्मीरी कालीन की हालत और उससे जुड़े दस्तकारों की जिंदगी का आईना रही हमारी ये रिपोर्ट। वक्त की पाबंदी के तहत बहुत सी बातें हमें छोटी करनी पड़ी, लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कला की ये अद्भुत सौगात को सहेजने की बेहद जरूरत है इन दस्तकारों को एक बेहतर जिंदगी दिए जाने को लेकर कारगर कोशिशों की, साथ ही इन्हें सही मुआवजा दिए जाने की भी जरूरत है। की जानी चाहिए एक सार्थक पहल और नेक इरादों की इस एक उम्मीद के साथ कि सरकार और दस्तकारों के बीच आने वाले वक्त में एक बेहतर तालमेल बने और कालीन उद्योग की खोई चमक फिर दोबारा वापस आए। मैं समीना अपनी पूरी टीम के साथ डल में मौजूद मोती मोहल्ला से आपसे ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब।